सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, आज का दिन काफ़ी गहमा गहमी का दिन था। सियासी हवाले से अगर बात की जाए, काफ़ी गर्म रहा इस्लामाबाद का माहौल। दोस्ती यारी भी हुई, बातचीत भी हुई, मुलाकातें भी हुई, तहफ़्फ़ुज़ात भी हुए, दरख्वास्तें भी हुई और इल्ज़ामात भी हुए। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन मैदान अब सज चुका है। कल इस्लामाबाद में फैसला होने जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा। एक तरफ सादिक संजरानी हैं जो कि मौजूदा सेनेट के चेयरमैन भी हैं और हुकूमत के उम्मीदवार भी हैं। दूसरी तरफ हैं यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन के लिए अपोजिशन की जानिब से नाम सामने आ चुका था, लेकिन आज जो नाम सामने आया हुकूमत की जानिब से वो मिर्जा मोहम्मद आफरीदी का है। फाटा से इनका ताल्लुक है जो कि अब केपी में जम हो चुका है। तो एक अच्छी रवायत हुकूमत की जानिब से कायम की गई है। बलूचिस्तान से सेनेट का चेयरमैन पहले भी मुंतखब हुआ था, अभी भी उन्होंने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। और फाटा से जो कि थोड़ा पिछला तबका है या फिर आप समझ लें कि इलाका है जहां पे ज्यादा तरक्की नहीं हुई, केपी में जम तो हो चुका है, वहां से अब डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार लेकर आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि 51 वोट्स हासिल करने हैं तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनेगा। क्या हुकूमत के पास इतने नंबर्स हैं? अगर कैलकुलेशन की जाए, अगर बाय द बुक चला जाए, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब नफी में होगा। क्या अपोजिशन के बाद इतने नंबर्स हैं? तो अगर थोड़ा सा खींचतानी की जाए तो बाय द बुक और कैलकुलेशन की जाए तो शायद इसका जवाब हाँ में हो सकता है। लेकिन इस पर बात करेंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि इल्जामात का भी सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की सियासत की रीत बनती जा रही है कि हर वक्त इल्जामात लगाए जाते हैं। आज भी इल्जामात, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। इल्जाम पे भी मैं आऊंगा, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया और जो बात सामने आई है कि इस अज़्म का इजहार किया गया कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों पीडीएम का यानी अपोजिशन का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमात इस्लामी से रब्ता किया। जमात इस्लामी का एक वोट है, एक सेनेटर है, लेकिन यह बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। जमात इस्लामी ने वैसे तो अनाउंस कर दिया है कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अगर एंड टाइम पर उन्होंने अपना फैसला चेंज किया तो और हिस्सा लिया तो वो किसके साथ जाएंगे? हुकूमत के साथ जाएंगे, अपोजिशन के साथ जाएंगे? क्योंकि उनका एक वोट काफी अहमियत का हामिल हो चुका है। थोड़ी देर पहले साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ हाफिज अब्दुल करीम भी मौजूद थे। अब्दुल करीम की मौजूदगी की वजह यह थी कि उनको फोन आया है, और किसकी तरफ से फोन आया नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारे उन्होंने जरूर दिए और कहा कि उनसे वफादारी तब्दील करने की बात की जा रही है। और अब्दुल करीम हाफिज साहब वो पहले शख्स, पहले सेनेटर नहीं है जिनको इस तरह के फोन आए। ऐसे ही इल्जाम मरियम नवाज ने लगाया, मौलाना साहब ने लगाया, बल्कि यह भी कहा कि हमारे पास टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है, नंबर्स मौजूद है, हम सब चीजें कर सकते हैं। हमारे बंदों को तोड़ने की कोशिश की गई तो हर चीज आवाम के सामने रख दी जाएगी। ये तमाम मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं। समी इब्राहिम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, राना ताहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सईद काजी भी इस वक्त हमें ज्वाइन करें। स्टार्टिंग फ्रॉम यू समी साहब। सर जी, वो कहावत आपने सुनी है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो मुद्दई को कुछ पता ही नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब से आज पूछा गया कि भाई ऐसा हो रहा है, आपको फोन आ रहे हैं, आपके लोगों की वफादारियां तब्दील करने की बात की जा रही है, उन्होंने कहा ऐसा लग तो नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है अगर वो न्यूट्रल नहीं होती तो आज मैं सेनेट का इलेक्शन नहीं जीतता, जो सेनेटर बनता वो नहीं होता। सर क्या कहेंगे आप? ये देखें, ये बड़ी स्टेटमेंट है यूसुफ रजा गिलानी की, और इट शोज के पीडीएम के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। पीपल्स पार्टी की एक हमें क्लियर लाइन नजर आती है, जो वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट उनका स्टांस है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जनाब हमें ये हमारे उम्मीदवारों को फ़ोन आ रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर तो किसी एजेंसी ने किसी को रब्ता करना है तो ये सलमान कोई मानने वाली बात नहीं है कि वो टेलीफोन के ज़रिए ये रब्ता करेंगे, और क्योंकि उसमें तो फिर लेन देन की बात है, दबाव की बात है, गिव एंड टेक की बात है, बड़ी सारी निगोशिएशंस की बात है। कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई आके डंडा मारता है और या गन पॉइंट पे कोई लेता है वोट। वो तो बहुत सारी, आपको भी पता है, प्रैक्टिकली डीलिंग होती है। तो ये जो बात है कि वो फ़ोन आ रहे हैं, ये तो मेयर एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मुझे लगता ही है कि इस बात की रियलाइजेशन है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कि हम इलेक्शन हार सकते हैं यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से। और दूसरी जानब गिलानी साहब का जो स्टैंस है, आज अगर आपके पास वो शॉर्ट मौजूद है आप वो सुनवा भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूट्रल है एस्टेब्लिशमेंट और अभी तक
पीपल्स पार्टी के लोगों को तो बिल्कुल फोन नहीं आया। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। इट एक्चुअली शोज के पीपल्स पार्टी का जो पैथ है वो बिल्कुल नून लीग से डिफरेंट आ रहा है। और आगे थोड़े अरसे के बाद सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के बाद फिर कश्मीर का इलेक्शन भी है। अच्छा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर तो यूसुफ रजा गिलानी होंगे ना, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी मध्य मुकाबिल हैं। तो अगर वोट तोड़ने की बात की जा रही है, वोट बदलने की बात की जा रही है, फदारी बदलने की बात की जा रही है, तो यूसुफ रजा गिलानी वो वाहिद शख्स हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन सारे मामले पर यूसुफ रजा गिलानी का क्या कहना है, पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। मरियम नवाज का यह कहना है कि उनके लोगों को कॉलें आना शुरू हो गई हैं। यह सवाल किया गया यूसुफ रजा गिलानी से। उन्होंने कहा मुझे ऐसा इल्म नहीं है, और जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा था उनकी तरफ इशारा करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि वो न्यूट्रल हैं। समी साहब, तो नून लीग किस बात का प्रोपेगेंडा कर रही है? नहीं, नून लीग तो कर रही है, लेकिन देखिए ये आगे चलकर चीज पीडीएम के लिए एक मसला बनेगी, उनकी लीडरशिप के लिए। जरदारी साहब का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और मुझे ये लगता है कि आज उनकी जो मौलाना फजलुर रहमान से आपने जो कहा बात हुई है, क्योंकि वो अब्दुल गफूर हैदरी के हवाले से भी इसमें देखे ना, नून लीग तो टोटल आउट है। नून लीग का ना तो कोई सेनेट के चेयरमैन उनका उम्मीदवार है, ना डिप्टी चेयरमैन उम्मीदवार है, और जो सेनेटर बने यूसुफ रजा गिलानी उनका भी कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम लीग नून से। और अगर जो यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन मुंतखब ना हो सके तो पीपल्स पार्टी इस बात पे एडमेंट है कि फिर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो इस सारी गेम में आपको नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा कहीं नजर नहीं आ रही, और आगे चलकर हमें जो नजर आ रहा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की भी अब जमानत की दरख्वास्त जो है वो ऑलमोस्ट वो रेडी है सब कुछ, और हमजा शहबाज बाहर आ चुके हैं। तो ये सेनेट के इलेक्शन में बेसिकली वो जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा वो बिल्कुल पॉलिटिकली अमली तौर पर वो माइनस हो जाएंगी, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। बाकी जलसे जुलूसों की हद तक मरियम नवाज साहबा अपना क्राउड पुल करती रहेंगी, उसमें भी अब देखना ये होगा कि आगे चलकर हमजा शहबाज क्या करते हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल है सेनेट के इलेक्शन की, मुझे ये लगता है कि 51 वोट सादिक संजरानी के मुखालिफ उम्मीदवार को नहीं मिलेंगे, और अगर 51 वोट नहीं भी मिल सके संजरानी साहब को, तो फिर भी वो सेनेट का बतौर चेयरमैन वो कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट लॉ सेज। ये मेरा अंदाजा है। अच्छा, मतलब आप ये समझते हैं और आपका तज्जिया ये कि संजरानी ही जीतेंगे और संजरानी ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, राना ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। राना ताहिर साहब, ये बताइएगा गिलानी या संजरानी किसकी चलेगी हुक्मरानी? देखें सलमान, जैसे अभी समी साहब ने आपको बताया, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल वाज़े है। ये कहना कि जी अपोजिशन इत्तेहाद के पास कोई 51 या इससे ज़्यादा वोट मौजूद हैं, ये गलत है। टेक्निकली सेनेट में इस वक्त 10 के करीब अरकान हैं जो आज़ाद हैसियत रखते हैं। इनमें मुस्लिम लीग नून के वो अरकान भी शामिल हैं जिन्हें नवाज शरीफ ने टिकट दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें आज़ाद तस्वर किया जाने लगा। तो तकनीकी तौर पर वो आज भी आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए लोग हैं। और इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि एक वोट जो आपने भी जिक्र किया, सराजुल हक साहब का जो वोट है वो जमात इस्लामी ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है कि हम गैर जानिबदार रहेंगे। अब ये जो ऐवान है इसमें किसी के पास बज़ाहिर इस वक्त 51 वोट नहीं है, लेकिन जो आज़ाद अरकान हैं और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान से 2 अरकान मुंतखब हुए हैं बाप की मदद से, वो सादिक संजर बज़ाहिर वो पीडीएम की जमात है ANP, लेकिन वो वोट वहाँ पे बलूचिस्तान में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने पीडीएम के फैसले की पाबंदी नहीं की। उन्होंने बाप के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, पीडीएम के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ANP के 2 वोट जो हैं वो भी सादिक संजरानी साहब को जाएंगे। तो जो आज़ाद अरकान हैं उनमें से भी अक्सरियत साजिद, और ये हाथ होगा मुस्लिम लीग नून के साथ कि जो उनके आज़ाद अरकान हैं उनमें से आप देखिएगा कि उनमें से 2-3 जो हैं वो भी सादिक संजरानी को वोट देंगे। अच्छा, एक का तो मेरे ख्याल से नाम सामने भी आ गया है 18 में से, क्योंकि अभी नून लीग के जो 18 सेनेटर्स हैं उनमें से एक का नाम तो सामने भी आ गया। उन्होंने कहा है कि वो पीडीएम को वोट नहीं देंगे। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आपको देखेंगे कि जब इलेक्शन होगा
तो सादिक संजरानी जो है वो वाज़े अक्सरियत से जो बज़ाहिर हालात लग रहे हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन जो सलमान सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि ये PDM के कायदीन जो कह रहे थे कि जी ये खुफिया वोटिंग नहीं होनी चाहिए और ये लोगों ने जो वोट दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को, ये जमहूरियत का हुस्न है, इलेक्शन कमीशन ने भी बयान दे दिया था। तो अब उसी खुफिया वोटिंग के ज़रिए अगर जबकि PDM के पास अक्सरियत भी नहीं है, सादिक संजरानी जीत जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये इलेक्शन ही क्यों लड़ रहे हैं। मरियम नवाज साहबा फरमाती हैं कि जब हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है तो ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। भाई आपके पास भी अक्सरियत नहीं है आप, लेकिन आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को तो खड़ा कर दिया था, आपके पास कोई, यानी ये मुनाफकत और दोगलापन जो सियासतदानों का है, इससे अवाम जमहूरियत से मुतनफ़र हो रहे हैं। ये जिस तरीके से आप देखें ना इलेक्शन कमीशन में जो कार्रवाई हुई, तो अपने पे बात आती है ना तो सर वो हुस्न थोड़ा सा खराब सा हो जाता है, उस पर थोड़ा कदगन सा लग जाती है। काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब ये बताइएगा, नून लीग वावेला किस चीज़ का कर रही है? सबसे ज़्यादा मुतासिर तो यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे, वही इलेक्शन लड़ रहे हैं, PDM के वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं, वही हारेंगे, उन्हीं का नाम इस्तेमाल होगा अगर वो हार जाते हैं, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा मुतासिर होना भी चाहिए क्योंकि वही सामने खड़े हैं। तो वो तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, और बज़ाहिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या गुफ्तगू देखें काफ़ी चिल नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। तो नून लीग को ऐसी क्या परेशानी हो रही है? देखिए नून लीग का ना सिंगल डायमेंशनल जो है वो मामला है, उसका प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम उसका ये है कि आज की जो डीप स्टेट है या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी किस्म की उनको मदद फराम या किसी को मदद फराम करने की उससे वो गुरेज कर रहे हैं, या कम अज कम इनको तो बिल्कुल वो माजी में जिस तरीके से हम जानते हैं कि यहाँ पे कल शेख रशीद साहब हमारे एक प्रोग्राम में जो उन्होंने बयान दिया है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट कौन बांटा करता था और किस इदारे का हेड बांटा करता था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। तो उनका वावेला सिर्फ एक है, और वो ये है कि जो हमें वॉक ओवर मिलता रहा अपनी तारीख बनने के बाद, और फिर जो एक कहानी हमने देखी कि वॉक वो नहीं मिल रहा। मसला ये नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि आप गैर जानबदार हो जाए, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से पहले आपने हमारे लिए हालात साजगार किए, अभी आप निकलवा ले। मेरे साथ प्रोग्राम में थे तो उन्होंने कहा कि जो 2013 के इलेक्शन में जब उन्होंने अपने खोले 112 जो लिफाफे खोले तो उसमें अखबार भरे हुए थे, पहले नंबर पे मुस्लिम लीग नून को 900 वोटों से जीत रही थी, और PTI की, ये उनको मैं कोट कर रहा हूँ वर्बैटम। आज जो हमारा दोस्त है चौधरी गुलाम अब्बास गालबन NA-74 से है, उसके बारे में हमारे जो एंकर इमरान खान साहब ने उसकी तफसील बताई है। तो ये एक बड़ा एलेबोरेट धांधली का एक सिलसिला चल रहा था, वो हो नहीं रहा, या कम अज कम यूं कह लें सेफर साइड के मुस्लिम लीग नून के तो हक में नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरीके से तो वावेला ये है और कोई वावेला नहीं, ना कोई जमहूरियत का मसला है, ना जमहूरियत कौन सी है यार, खानदानी इक़्तिदार होते हैं, उधर जरदारी साहब की औलाद का जो है वो अब इक़्तिदार है, इधर मियां साहब की औलाद की, तो कौन सा कोई ये है सिंगल डायमेंशन। तो कल किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आप? आपकी नजर में आपका तज्जिया क्या है, कल कौन जीत रहा है फिर, संजरानी या गिलानी? देखो मेरे दोस्त ये बड़े अंदर की खबरें जानते हैं, मैं तो बाहर की खबरों का आदमी हूँ। सवाल ये है कि मैं इसलिए कोई प्रिडिक्शन नहीं देना चाहता कि ये स्टॉक एक्सचेंज का कोई पता नहीं किसके भाव बढ़ जाएं किसके गिर जाएं, तो जब ये इस धंधा हो। क्या बात है सर, क्या बात है। चले शहबाज अहमद भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास बेस्ट फिगर्स होंगे क्योंकि कुछ कयास आराइयाँ होंगी कि 47 नंबर हुकूमत के पास हैं और 49 नंबर्स अपोजिशन के पास है। उनसे पूछते हैं कि असल नंबर गेम है क्या। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ये बताइएगा क्या नंबर गेम चल रहा है इस वक्त? कहा जा रहा है कि 47 to 48 ये हुकूमत के पास हैं, 49 के करीब अपोजिशन के पास हैं, ऐसा ही है? सलमान इस वक्त जो 100 का ऐवान है उसमें से आप इसहाक डार को आउट कर दें तो 99 का ऐवान हो जाता है, और जमात इस्लामी गैर जानिबदार है तो ये ऐवान हो गया 98 का। अब 98 के ऐवान लोग तो 27 हो गई हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 12 हैं, 39 इंडिपेंडेंट 4 हैं, जिसमें चारों के चारों फाटा से हैं, इंक्लूडिंग जो उनके डिप्टी चेयरमैन के कैंडिडेट हैं 43, MQM की 3 नशिस्तें हैं 46, PMLQ की एक है कामली लियागा 47, और एक PMLF की, उस वक्त वो PMLF की थे ज़रूर साहब जो कि अब GD होगी, तो ये तादाद बनती है 48। अगर हम अपोजिशन की देखें तो पीपल्स पार्टी 21 के साथ, क्योंकि उनमें 20 से शमीमा अफरीदी शामिल हुए तो 21 हो गई है, PMLN की 18 है, JUIF की 5 हैं, BNP मैंगल की 1, ANP की 2, PK मैप की 2 और नेशनल पार्टी की 2।
तो इस वक्त तादाद जो है वो 48 और 50 की है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो मैं आपको बताऊं, दिलावर खान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, जिन्होंने उनके बारे में कहा था मुबैना तौर पे, उन्होंने जो गुज़िश्ता इलेक्शन में वोट सादिक संजरानी सादिक संजरानी को दिया था। और इस बार जो मुस्लिम लीग नून का इशाइया था सेनेटर्स का, जिसमें मरीम औरंगजेब ने बुलाया, तो उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, अभी वो मुसलसल राब्ते में नहीं है। तो अगर हम दिलावर खान को बिलफर इस तरफ कर लें तो ये तादाद हो गई है 49। और इसमें अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो अवामी नेशनल पार्टी जो कि वफाक में अपोजिशन में है लेकिन बलूचिस्तान में हुकूमत में है, और वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि सादिक संजरानी की मर्जी से, जितने बलूचिस्तान के जितने 12 सेनेटर्स हैं वो सादिक संजरानी साहब की मर्जी से आए हैं, यानी कि इसमें उनका बड़ा रोल है, वो चाहे अपोजिशन के या गवर्नमेंट के हैं, तो वो उनके वोट उनको लाजमी पड़ेंगे। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो सादिक संजरानी, क्योंकि गुज़िश्ता हमारे तजज़िये तो गलत हुए थे कि हफीज़ शेख जीत जाएंगे, लेकिन इस बार जो नज़र आ रहा है सादिक संजरानी 50+ मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसमें अवामी नेशनल पार्टी सादिक संजरानी को वोट देगी। और उसके अलावा जो पीके मैप है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी सादिक संजरानी को वोट देंगे। लेकिन जिस तरह राना साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की थी, मुस्लिम लीग नून के 13 सेनेटर्स हैं जो कि आज़ाद लड़े थे, यानी कि इस वक्त मुस्लिम लीग हो गया ना, एनपी के 2 गए और जो आप बाप की बात कर रहे हैं वो 1 हो गया। मैं टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ कि वो जो 2018 में मुस्लिम लीग नून के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, वो नून लीग की टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े थे, वो आजाद हैसियत में लड़े थे। तो वो अगर उन 13 सेनेटर्स में से कुछ 3-4 बिल्कुल वो 13 सेनेटर्स हैं, और नून लीग इस वक्त 5 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला में, जो अब 5 सेनेटर्स के यहाँ पर बने। तो उस हिसाब से तादाद देखी जाए तो सादिक संजरानी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि जो मिर्जा अफरीदी हैं जो डिप्टी के चेयरमैन, डिप्टी के उम्मीदवार हैं डिप्टी चेयरमैन के लिए, उनकी अगर पोजीशन देखी जाए तो वो फाटा के हैं, आज़ाद मुंतखब हुए थे 2018 में, उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, तो उनको जो है फाटा के अरकान की हिमायत हासिल है, उसके अलावा जो हुकूमत और इत्तेहादी अरकान की हिमायत हासिल है। वैसे पता तो ये 17-18 घंटे बाद चल जाए कौन जीतेगा, डू एंड डाई गेम है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो बराबर पोजीशन है, और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि राब्ते हैं उनके अपोजिशन से। जिस तरह सादिक संजरानी साहब ने 3 साल ऐवान चलाया है, तो अपोजिशन अरकान भी उसके मोतरिफ हैं। एक तरफ तो सादिक संजरानी है, आप देखें, जिनको 2 मरतबा। अच्छा, डोंट यू थिंक सो? फिर मैं समी साहब की तरफ जाऊंगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो 3 वोट हैं उसको हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उन्होंने, अभी मैं बयानात भी देख रहा था, फैसल ज़फ़ारी ने कहा था कि हमने डिप्टी चेयरमैनशिप मांगी थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने थोड़ा सी इतनी जोर दे के तो नहीं मांगी थी। लेकिन उनके ना पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात अच्छे हैं, ना हुकूमत से इतने ख़ास हैं। वो कहते तो हैं कि हम हुकूमत में हैं, फिर जब एतमाद का वोट लिया था उस वक्त भी जो गुफ्तगू की गई थी, उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी शिकवे शिकायत किए थे। आपको लगता है ये 3 वोट हुकूमत के पास ही जाएंगे? शहबाज साहब। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं, मैं समी साहब से पूछ रहे हैं। अच्छा, वो जी जो एमक्यूएम के 3 वोट हैं, देखें एमक्यूएम जो है, उन्होंने आज जो वज़ीर आज़म का दौराना था उसमें सिर्फ 1 रुकन उन्होंने शिरकत की थी। उसकी वजह यह है कि फैसल सब्ज़वारी जो कि नौमुंतखब सेनेटर हैं वो आके मिले थे। फ़रोग नसीम मुल्क से बाहर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कल सुबह पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। और तीसरी जो खालदा अतीब हैं, वो जो कि इद्दत में थी, और अब बताया जा रहा है कि शरई तौर पर उन्होंने कोई फतवा ले लिया है, और वो जो उनका ये फ़र्ज़ है कि वो कल ऐवान में जो है हलफ भी उठाएंगे, उसके बाद वोट भी कास्ट करेंगी। एमक्यूएम ने ख्वाहिश का इजहार किया था फैसल सब्ज़वारी से, मैंने सवाल भी किया था, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह ये कहा थी फैसला राब्ता कमेटी करेगी हमसे, लेकिन हम चूंकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो हम बाउंड भी हैं उनको वोट देने के। एमक्यूएम के जो 3 वोट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, क्योंकि अगर 3 एमक्यूएम वोट उधर चले जाते हैं तो यकीनी तौर पर हुकूमती इत्तेहाद उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन इसी तरह दूसरी, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप सिर्फ ये देखें कि सादिक संजरानी 2018 में पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट थे। उस वक्त मुझे याद है कि आज के दिन ही बिलावल भुट्टो ने इसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सादिक संजरानी को अनाउंस किया था कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि उस वक्त सारे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थे, इमरान खान भी उनके साथ थे, सलीम बाडी वाला डिप्टी चेयरमैन बने थे आज के दिन ही, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब उसके बाद जब उनके बाद खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आई थी, तो आप ये देखें सादिक संजरानी वो शख्सियत हैं जिनके खिलाफ एक बार जब उन्होंने एक्शन लड़ा वो, और एक बार जो तहरीक आदम एतमाद उनके खिलाफ आई, उस दोनों में उनके पास फिगर कम था, लेकिन वो जो है वो इलेक्ट हुए थे। तहरीक आदम एतमाद में आप देखें कि उनको, लेकिन कल क्या होने जा रहा है, ये एक अहम सवाल है, कल क्या होने जा रहा है? नेक टू नेक मुकाबला है। समी साहब, आप समझते हैं संजरानी ही आएंगे तो उनको वोट जो 48 इस वक्त अभी हैं, अगर कैलकुलेशंस की जाए इसमें से टूट भी सकता है वोट, लेकिन अभी जो बाय द बुक और जो नजर आ रहा है कैलकुलेशंस, 48 उनके पास फिगर मौजूद है हुकूमत के पास। आपको लगता है जो ये 3 वोट पड़ेंगे ये किसके हो सकते हैं अपोजिशन की जानिब से? सलमान, मैं थोड़ा मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ। कल सादिक संजरानी इलेक्शन जीत जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत जाए, मुझे बताएं कि इस मुल्क के अवाम को क्या फर्क पड़ेगा?
जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें भी हमने गलाजत देखी, उसमें भी हमने पैसे चलते देखे, वीडियोस आई, सब कुछ आया। अब हम ये बातें कर रहे हैं सारे चैनल्स पे बैठकर कि अब जी मुस्लिम लीग नून के इतने आज़ाद लोग हैं, इतने, क्या वो जो सारे वोट होंगे क्या वो किसी को ज़मीर की बुनियाद पर, चाहे कोई आज़ाद है चाहे किसी के साथ है, ठप्पा जो भी लगा रहा है जाके वो अपने मफादात को देख रहा है। एक क्लब है अमीर लोगों का जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके ये लोग आए हैं और करोड़ों रुपए ही आगे इन्होंने बनाने हैं, जीते हारे। अब बलोचिस्तान के सेनेटर हैं अब्दुल कादर, आज वो पीएम हाउस में गाड़ियां यूं दौड़ा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, और पीटीआई भी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। मुझे अफसोस है इस बात का कि जो दोनों तरफ से एक ही टैक्टिक्स हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती अगर तहरीक इंसाफ वाले कहते कि हमने पैसा नहीं लगाना, कोई हुकूमती असर रसूख नहीं लगाना, भले ही इलेक्शन हार जाएं। बिकॉज अगर आप एक चेंज की बात कर रहे हैं, सिस्टम में तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं, स्टेटस को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रिंसिपल पर खड़ा होना है। इसमें हार जीत मैटर नहीं करती। लोग देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग। ये जो करोड़ों लोग जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, इन चंद लोगों की वजह से, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। उनके हाथ में अगर आप पावर दें, इसी तरह बिल्कुल। और इस वक्त अगर बात की जाए, कराची में लाकानूनियत उरूज पर है, लाहौर में कचरे का राज चल रहा है, तरफ परेशानी है, महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट इसलिए दिया गया था कि वो चेंज की बात करती थी, वो अवाम की बात करती थी। हमने माजी की हुकूमतों को देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उन्होंने पैसे की बात की है, लेकिन अफसोस के साथ, जैसे कि आप सभी साहब कह रहे हैं, आज भी वही हुक्मरानी चल रही है, तर्ज हुक्मरानी चल रही है। अगर हम कल की बात करें, शिबली फराज के बयान की बात करें, तो उन्होंने भी जो बयान दिया वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इत्तलात हैं या वफाकी वजीर इत्तलात हैं। इस पर बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेट के चेयरमैन के हवाले से बात हो रही है, डिप्टी चेयरमैन के हवाले से बात हो रही है, लेकिन इससे पहले एक अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है। कराची की बात की जाए, लाकानूनियत अपने उरूज पर है। लाहौर की बात की जाए तो कचरा राज ऐसा लग रहा है कि वहां पर चल रहा है। हर तरफ लाकानूनियत है, अवाम की कोई सुन नहीं रहा। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इस उम्मीद से वोट दिया कि महंगाई कम होगी, सूरत हाल बेहतर होगी, जो खानदानी सियासत चलती हुई आ रही है पाकिस्तान पर, वो खानदानी सियासत खत्म होगी, जोड़ तोड़ की सियासत खत्म होगी, पैसा खत्म होगा। लेकिन 2.5-3 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है, सवाल, बुनियादी सवाल, क्या ऐसा हुआ है? क्या महंगाई कम हुई है? क्या लोगों का जीने का स्टैंडर्ड कुछ बेहतर हुआ है? क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग मायूस हैं या पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं? अवाम का बुनियादी सवाल यह है, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होगा? अवाम से अगर बात की जाए, लोग मुझसे अगर बात करते हैं या मैं उनसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि यूसुफ रजा गिलानी जीतेंगे कि सादिक संजरानी जीतेंगे, उनका कहने का मकसद यह होता है कि यार कोई भी जीते, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, हमें कौन बेहतर सहूलियात देगा। हमने इमरान खान साहब को वोट इसलिए दिया था कि हमें बेहतर सहूलियात दे सकें। वो ईमानदार हैं, इस पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वो ईमानदारी निचले लेवल तक भी मुंतकिल हो रही है या नहीं, ये एक बुनियादी सवाल है जो कि आज अवाम के जहन में है। और अगर ये सारी सूरत हाल बेहतर होती तो आप यकीन जानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको लगता कि दूसरे की पार्टी के उम्मीदवार जमीर की हैसियत से हमें ही वोट देंगे। इसी पर ही बात कर लेते हैं। शहबाज अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, मैंने कुछ गलत कहा है तो तस्दीक कीजिएगा। जी देखें, बात यह है सलमान के, ये बात आपकी अपनी जगह सही है कि महंगाई बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो हालात हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, इसमें गवर्नेंस के प्रॉब्लम ज़रूर हैं इमरान खान साहब को, क्योंकि उनके पास, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि वो एक दयानतदार शख्स हैं, उनके पास पूरी टीम उस तरह की नहीं है जैसे वो ख़ुद हैं। तो मसाइल का सामना इमरान खान साहब को भी है, फिर कानून साजी के हवाले से भी उन्हें मसाइल का सामना रहा है 2.5 साल। बात आपकी, फिर ये कोरोना का मसला आया, इससे भी मईशत को धचका लगा। ये बहुत सारे मसाइल हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जो बात असल है वो ये है कि पाकिस्तान में जो ख़ानदानी सियासत है, इस पर कारी ज़रब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही लगा सकते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद जिनका जिक्र आपने किया, मेरी बात सुने, ये चीज़ जो है ना महंगाई वाली, वो यकीनन कंट्रोल होनी चाहिए। गवर्नेंस का जैसे मैंने जिक्र किया, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन
इमरान खान की सूरत में जो बंदा मौजूद है वो ये जो ताकतें हैं ख़ानदानी सियासत को लेकर आगे बढ़ने वाली, उनको सिर्फ इमरान खान ही रोक सकते हैं। और ये जो सेनेट का इलेक्शन है, इसमें देखें जिस तरीके से जरदारी साहब की आमद हुई, जिस तरीके से यहाँ पे पैसा चला, और उसके बाद आप देखें ना ये निज़ाम कौन सा है जिसमें हम रह रहे हैं, कि आप देखें कि इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ दरखास्त की, उसमें मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन किस किस्म के सवालात कर रहे थे, किस किस्म की ऑब्जर्वेशंस दे रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि और फिर जो उन्होंने बयान जारी किया उसमें देखें ये सारी सूरत हाल किस बात की गमाज़ी करती है कि यहाँ पे एक बड़े पैमाने पर सियासत में सर्जरी की ज़रूरत है, इस निज़ाम की सर्जरी की ज़रूरत है। उस वक़्त तक ना आवाम की हालत बेहतर हो सकती है। सर्जरी तो मुझे ऐसा लग रहा है आवाम की हो रही है सर, जिस तरह की महंगाई कर दी गई है। नहीं, ये आप देखेंगे ये सर्जरी होगी, ये सेनेट इलेक्शन के बाद आपको बेहतरी नज़र आएगी। वो पोजीशन नहीं रहेगी जो पहले थी। सेनेट इलेक्शन के बाद लाजमी बेहतरी नज़र आएगी आपको। सर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं, मैं रखता हूं उम्मीद कि इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा, मैं इस तरह की सोच रखता हूं। लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लगता नज़र नहीं आ रहा। खैर काजी साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं। काजी साहब, महंगाई बहुत बड़ी है और इसका बरमला इजहार इमरान खान साहब खुद करते हैं, उनके बुज़रा करते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमारी कोशिश है इसको कम करने की। सर ये कोशिशें बावर क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, इसमें जो बहुत बड़ा एक मुगालता है हमें वो दूर होना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि ये जो महंगाई है इसकी रूट का गुड गवर्नेंस वाला मैं बिल्कुल नहीं मानता इस आर्ग्यूमेंट को। ये एनजियोटिक और ये हमें एक जो है ना खिलौना और झंझना दिया गया है गुड गवर्नेंस की वजह से, ये नहीं है। ये जो आज कानून पास हुआ है, कल जो तरमीम हुई है स्टेट बैंक, उसको पढ़ा आपने? कैसर बंगाली साहब, डॉक्टर कैसर बंगाली बड़े इंटेग्रिटी वाले इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने उसका ट्वीट किया है। उसमें क्या है? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जो एग्जीक्यूटिव है उससे यहाँ का मैशत निकाल ली गई है, और ये प्रोसेस 80 में बेनज़ीर ने शुरू किया था। इसको आगे लेके बड़े अपना इसहाक डार साहब भी, और आज तक अगर 3 पार्टियों में किसी चीज़ पर इत्तफाक है तो एक इंतहाई ओप्रेसिव कुचल देने वाले माशी निज़ाम पे इनका बिल्कुल कंसेंसस है। और 2 नंबर चीज़ों पे जिस तरह मेरे भाई समी ने कहा, ये लड़ते जा रहे हैं, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है। हफीज़ शेख साहब तो आई जो है आपको पता है बाहर से। अब वो क्या कानून तरमीम हुई है? तरमीम ये हुई है आपके कानून में कि मैं सादा ज़बान में बताऊँ, वो ये कि अब जितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा सबसे पहले हमने कर्जे की किस्तें देनी है, बाकी छोड़ दे। फिर आपके रियासती इदारों को चलाने के पैसे हैं, फिर उसके बाद जो पैसे बचेंगे अगर तो डेवलपमेंट होगी। एक तो ये उसमें। दूसरी बात ये है कि आपकी जो कीमतें हैं, जब राणा भगवान दास की रिपोर्ट आई थी ये पेट्रोल की और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हवाले से, तो क्या आर्ग्यूमेंट था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक है इससे, ये तो तलब और रसद होती है, वो तय करते हैं। अब तीसरी बात सुने, इस मुल्क में महंगाई के बेनिफिशरी 2 हैं। एक गोरे सेठ हैं बड़े पेट वाले जो असल माल तोड़ते हैं, एक हमारे ब्राउन सेठ हैं। ये शुगर महंगी होती है तो फायदा जिनको होता है वो बैठ के टीवी पे कहते हैं देखो जी शुगर महंगी हो गई। गंदम महंगी होने का जो बड़ा वावेला करते हैं वो गंदम महंगी इनको पकड़ेगा कौन? आप पकड़ेंगे, मैं पकड़ूंगा, राणा साहब पकड़ेंगे, समी साहब पकड़ेंगे, कौन पकड़ेगा इनको? मैं अर्ज करता हूं, कोई इसलिए नहीं पकड़ेगा कि अगर इमरान खान उन्हें पकड़ेगा तो पता चलेगा कि फलां कार्टल ने उसका नो कॉन्फिडेंस के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दिया है। क्योंकि आपकी असेंबली में उस मुल्क के अवाम रिप्रेजेंट नहीं होते इस असेंबली में। और मैं आपको बताऊं, ये डॉन की खबर थी 5-4 साल पहले जब इधर बुनियादी डिफरेंस क्या रह गया सर काजी साहब? फिर इमरान खान साहब ने और माजी की हुकूमत में 2018 से पहले फिर क्या डिफरेंस रह गया सर, अगर यही उज़र पेश करना है? भाई मैं आपको बता रहा हूं कि एक डिफरेंस है, मुस्लिम लीग नून को कब्जा छुड़वा लिया अगलों ने, क्यों था भी वो कब्जा, और उसके बाद एक गला सड़ा रियासती ढांचा, जिसके मिसाल में देता हूँ, पाकिस्तान के सिविल जो सेक्टर था, ये जो सिविल आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इसका सिविल सर्विस का जो सेक्टर है, इसका बेड़ा किसने गर्क किया? जाती मुलाजम नुमा लोगों को ऊपर कौन लेके आया? कौन? इस देखे ना, जो भी देर हम तो इस निज़ाम को नहीं मानते, चले इसमें भी कोई अच्छाइयाँ तो थी, उसका बेड़ा गर्क कैसे हुआ मुझे बताएं। एक ब्यूरोक्रेट, उसकी तनख्वाह 2.5 लाख है, उसको 14 लाख तनख्वाह क्यों दी आपने?
आपने इंटरव्यू करके देखते थे, पहले मुकाबला बदनवानी होता था कि हमारे लिए कौन बदनवानी करेगा। आज इस रियासत में क्या लड़ाई है? इमरान खान जिस इदारे में जाता है, इनका बंदा बैठा हुआ है। चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। समी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, मैं चाहूंगा कि वो भी इस पर अपने राय का इजहार करें। समी साहब, ये बताइएगा, पिछले जो 2.5-3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी रही है, महंगाई जिस तरह से है, लाहौर की जो सूरत हाल अब हो रही है, कराची में जो लाकानूनियत उरूज पर है, अगर इसको ओवरऑल इसका तज्जिया लिया जाए तो आप समझते हैं बेहतर चल रही है इमरान खान साहब की हुकूमत, कि उनको फिर इस तरह की जोड़ तोड़ की बात ना करनी पड़े जो कि कल हमने शिबली फराज के मुंह से सुनी थी? नहीं, देखिए, हुकूमत तो अभी मिली नहीं इमरान खान को। हुकूमत कहाँ मिली है? आप जिस जगह जाते हैं, आप वहाँ पर उनके आदमी बैठे हैं, पूरी की पूरी जो भी सईद काजी कह रहे थे, पिछले 30 साल में वो लोगों को पूरी तरह करप्ट किया गया। 80 की दहाई में जो लोग पुलिस में भर्ती किए गए, अब वो सीनियर ओहदों पर है, कोई रिटायर होने वाले हैं, इंतहाई सीनियर ओहदों पर है, इंतहाई पॉलिटिसाइज है सारा सिस्टम। अभी तो ये कोई 40 साल का 50 साल का धन जो है वो आप कहते हैं कि 2 साल में दूर हो जाए एक लूली लंगड़ी गवर्नमेंट के साथ, जिसमें बंदा ना सेनेट में क्रिएट, ना कोई लेजिस्लेशन, कुछ भी नहीं कर पाता, और फिर उन्हीं लोगों के साथ आपने डील करना है। फिर वही इलेक्टिबल्स भी दे दिए इमरान खान को। तो ये, लेकिन इनमें से डिफरेंस एक ही है, वो इमरान खान से ही उम्मीद है, ही इज द लास्ट होप। अभी गवर्नमेंट चल ही नहीं रही। गवर्नमेंट इसलिए नहीं चल रही कि आईटी बिजली का बिल है, आईटी जिसके साथ आपने मुआहदे किए हुए हैं, गर्दिशी कर्जे आपके चढ़ रहे हैं, तो कैसे बिजली का बिल कम हो? मुझे बताएं आप। पानी आप एग्रीकल्चर में कहाँ पानी आएगा? डैम आपने बनने नहीं दिया। आज भी ये वाहिद मुल्क है जो डैम बनने से टूट जाएगा। कालाबाग डैम बनाने की बात करो, टूट जाएगा। तो अभी इमरान खान को हुकूमत मिली कहाँ है? मुझे बताइए आप। लेकिन सर, बुनियादी सवाल ये है ना, अवाम ये नहीं समझते। अवाम ये समझते हैं कि 2018 से पहले पेट्रोल हमें सस्ता मिल रहा था, रोटियां में सस्ती मिल रही थी, कपड़े में सस्ते मिल रहे थे, हमारे ज़िंदगी बेहतर हो रही थी। हमने इमरान खान साहब को इस उम्मीद से वोट दिया था कि वो जो उन्होंने ख्वाब दिखाए थे कि शुरू के 100 दिन, मेरी हुक्मरानी के 100 दिन में बेहतर होती जाएंगी चीज़ें, उसमें तो कहीं ना कहीं नाकामी का सामना करना पड़ा है ना। गो के वो बात सही है जो आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पलक झपकते साथ एक रात में सही नहीं हो जाएंगी। नहीं, मुझे ये बताइए कि वजीराबाद का इलेक्शन है, 2018 में 27,000 वोट थे, अब 44,000 वोट मिले। डस्का में 2018 में 61,000 वोट थे, अब जिसको नून लीग मानती है 1,44,000 वोट मिले। ये वोटों में कमी हुई है या ज्यादती हुई है? मुझे ये बताएं। यानी बढ़े हैं वोट या कम हुए? ये ठीक है, महंगाई हुई है, नहीं आप सही कह रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इमरान की मुश्किलात क्या हैं। आप मुझे बताइए ना। मैं तो इसीलिए कह रहा था शिबली फराज के बयान पर भी, इमरान इलेक्शन हारता भी जाए लेकिन उसकी इंटेग्रिटी 2.5 साल में अपोजिशन कोई डेंट नहीं डाल सकी। वो वाहिद शख्स है जो उम्मीद है पाकिस्तान की, जो इस वक्त लड़ रहा है तने तनहा, और उसके साथ जो लोग हैं या जिन लोगों के साथ वास्ता है, वो लोग हैं जो गरीबों का खून चूस कर बड़े हुए हैं। जिस जगह पे जाते आगे वही लोग मिलते हैं। यही तो अलमी है पाकिस्तान का। लेकिन और लोग अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। इसलिए ये आप इसे, अगर आप ये पैमाना बनाते हैं, ये जो पिछले 2-2.5 साल है, तो मेरा ख्याल है ये एक 70 साल की बर्बादी, और 2 साल में आप कहते हैं ठीक हो जाए, जिसमें ठीक है 70 साल की जो बर्बादी है उसको सही करने में वक्त लगेगा। और इमरान खान साहब को वर है जिसकी वजह से ये सारी बेहतरी जो हो रही है या बेहतरी की उम्मीद जो पैदा हो रही है उसको टूटने ही नहीं दिया जाए। जो टीम इमरान खान साहब के पास है उसको भी डिलीवर करने के लिए टाइम चाहिए। सभी साहब का ये जो ये राय है ये मुकद्दम भी है, इसकी एहतराम भी करते हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। खैर, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दोबारा से सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को शिकस्त दे पाएंगे या नहीं, बुनियादी सवाल ये होगा। सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से हमने बात कर ली। अब्दुल गफूर हैदरी एक वेल नोन शख्सियत हैं, क्या वो शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे? आखिरी जो सेक्शन रह गया हमारा प्रोग्राम का उसमें इस हवाले से बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। आखिरी हिस्से में प्रोग्राम की आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी, फैसला कल हो जाएगा। ज्यादातर लोग कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे, नंबर्स उनके पास ज्यादा हैं, लेकिन सादिक संजरानी एक काबिल शख्सियत हैं, वो हर एक से हंस के मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, उनकी शख्सियत गैर जानिबदार है, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके मुखालिफ भी उनको गैर जानिबदार कहते हैं। हाउस वो बड़ा अच्छे से चलाते हैं। तो इस हवाले से शख्सियत को अगर फौकियत दी जाए तो शायद सादिक संजरानी भी यूसुफ रजा गिलानी को टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के मामले पर यह पर्सनैलिटी फैक्टर बहुत मैटर किया था, वो काफ़ी चला था। लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अब्दुल गफूर हैदरी एक तरफ है और दूसरी तरफ है मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी फाटा से उनका ताल्लुक है, केपी से उनका ताल्लुक है, लेकिन गैर मारूफ कदरे शख्सियत हैं एज कंपेयर टू अब्दुल गफूर हैदरी साहब। तो क्या अगर सादिक संजरानी यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त देने में कामयाब भी हो जाते हैं तो यही डिप्टी चेयरमैन के लिए भी हो पाएगा या नहीं, इसी पर बात करेंगे। शहबाज अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। शहबाज बताइएगा, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी कदरे गैर मारूफ शख्सियत हैं एज कंपेयर टू अब्दुल गफूर हैदरी साहब, तो आपको लगता है अगर सादिक संजरानी जीत गए तो यहां भी यही फैक्टर चलेगा? सलमान, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मुकाबला 1-1 से बराबर होगा। अगर तो सादिक संजरानी जीतते हैं तो नीचे शायद अब्दुल गफूर हैदरी जीत जाएं, और अगर यूसुफ रजा गिलानी जीतते हैं तो शायद मिर्ज़ा आफरीदी जीत जाएं। उसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट ने अपना जो डिप्टी चेयरमैन का पता है वो बहुत एंड में शो किया, यानी कि 24 घंटे पहले आज अनाउंस किया है। बातें कल से शुरू हो गई थी कि वज़ीर आज़म ने वही जो उनका 2018 में मौका था जिस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे कि बलूचिस्तान से होना चाहिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन फाटा से होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो फाटा था, अब तो मर्ज हो चुका है। वही उन्होंने वज़ीर आज़म ने किया कि इस बार बलूचिस्तान को चेयरमैनशिप दी है और डिप्टी चेयरमैनशिप दी है वो फाटा को, एक्स फाटा यानी कि मिर्ज़ा आफरीदी को दी है। अगर हम बात करें, अब्दुल गफूर हैदरी एक मारूफ शख्सियत ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि पीडीएम में भी कुछ लोगों को एक दूसरे के ऊपर अभी जो करंट सिचुएशन है, लोग एक दूसरे को शुबो शुबात से देख रहे हैं। अभी पीपल्स पार्टी को यकीन नहीं है कि मुस्लिम लीग नून उन्हें वोट देगी, JUIF को यकीन नहीं है कि नून लीग उन्हें वोट देगी। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा होगी। अगर हम मान लें कि तीनों बड़ी जमातें एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF को मिलाएं तो 44 वोट बनते हैं, फिर छोटी जमातें भी गेम कर सकती हैं। तो जहाँ तक मिर्ज़ा आफरीदी का ताल्लुक है, मिर्ज़ा, डोंट यू थिंक सो कि यही फार्मूला हुकूमत की जानिब से पेशकश की गई थी मौलाना साहब को, या फिर ये कहें कि PDM को ये पेशकश की गई थी कि अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं, आप हमें वोट देते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए? तो अगर ऐसा ही करना है या ऐसा ही होना है तो वो फार्मूला एक्सेप्टेबल था? नहीं, वो फार्मूला बेसिकली अब्दुल गफूर हैदरी मिलने आए थे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से, परवेज़ खट्टक वहाँ पर आ गए थे। तो जब मीडिया के दोस्तों ने सवाल किए उनसे तो ये बात हुई थी, लेकिन मेरी जो इतलात हैं, इस ऑफ़र के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने शटअप कॉल दी थी परवेज़ खट्टक को। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था किसी तौर कबूल नहीं होगा कि JUIF का डिप्टी चेयरमैन हमारी तरफ से अनाउंस हो, ये हम कबूल नहीं करेंगे। इसलिए डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग कैंडिडेट थे। मिर्ज़ा आफरीदी बेसिकली ये आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीते थे, और इलेक्शन कमीशन का रूल है कि जब भी कोई सेनेटर आज़ाद बनता है तो चाहे वो किसी पार्टी में शामिल हो जाए, आज़ाद ही डिक्लेयर कहलाता है। यानी कि इस वक्त 19 सेनेटर आज़ाद हैं, 13 मुस्लिम लीग नून के और 6 वैसे। अब्दुल कादिर शामिल हो गए लेकिन वो लिखे जाएंगे आज़ाद। इसी तरह मिर्ज़ा आफरीदी वैसे आज़ाद उम्मीदवार ही हैं, और लेकिन जो कोई तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे तो इसलिए कोई तहरीक इंसाफ का उनको कहा जाता है। ये एक मारूफ शख्सियत है इनका। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिप्टी चेयरमैन सेनेट, कौन होगा? देखें सलमान, बात यह है कि जैसे आपने कहा ना कि ये मारूफ या गैर मारूफ का मसला नहीं है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के बहुत करीब समझे जाते हैं, और आज से चंद माह पहले उनसे कई मुतनाज़ बातें भी मंसूब हुई कि उन्होंने बाज़ अहम शख्सियात के हवाले से कुछ इस किस्म के बयानात भी दिए। वैसे मैंने मारूफ लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया था जो मुसद्दका नहीं थे, तो इसलिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ताल्लुक़ जो है ना ज़ाती, वो सादिक संजरानी से बहुत अच्छा है जी। तो जो बलूचिस्तान की सियासत है उस हवाले से तो हम कह सकते हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि बलूचिस्तान के सेनेटर जो हैं वो सादिक संजरानी साहब को भी वोट दे दें और अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भी वोट दे दें, क्योंकि वहाँ की मुकामी सियासत जो है वो वफाकी सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे बता रहे थे अभी शहबाज भी कि ये जो ANP है ये वहाँ जो इत्तेहादी हुकूमत है PTI की और बाप की, उसके साथ हैं वो। तो इसलिए ये जो बात है कि कौन जीतेगा, डिप्टी चेयरमैन इतना मैटर भी नहीं करते। पहले भी सलीम मांडवी वाला साहब 3 साल तक डिप्टी चेयरमैन रहे हैं। असल इलेक्शन जो है वो चेयरमैन का ही है। और दूसरी बात देखें, ये इमरान खान साहब की जो अभी काजी साहब ने जिस तरफ इशारा किया था ना, हम उस पर बात नहीं कर पाए।
वो चीज़ जो है ना, वज़ीर आज़म साहब को उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी मुआशी टीम कौन से फ़ैसले करवा रही है। ये फ़ैसले ना पाकिस्तान के मफाद में हैं, ना उनके मफाद में हैं, ना उनकी पार्टी के मफाद में हैं। ये लोग जो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों के इशारों पर चलाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म को उनसे बचना चाहिए, उनसे होशियार रहना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ लाना चाहिए। लेटने से मसाइल हल नहीं होते। फरमा राना साहब, लेकिन वक्त की किल्लत है तो मैं समी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। समी साहब, ये बताइएगा, डिप्टी चेयरमैन के हवाले से आपका तज्जिया क्या कहता है? देखें, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, अभी आप बयान कर रहे थे कि उनकी शख्सियत अच्छी है, उनकी शख्सियत बुरी है। काश कि ये इलेक्शन शख्सियात की बुनियाद पर होते, किरदार की बुनियाद पर होते। ना यूसुफ रजा गिलानी इसलिए जीते कि वो कोई गुफ्तार के अच्छे हैं, ना हफीज शेख इसलिए हारे कि वो कोई बदतमीज आदमी है। और ये जो कल इलेक्शन होने वाला है, इसमें ये जो जीतने वाले हैं, ये कोई किरदार विरदार के हवाले से नहीं जीतेंगे और हारेंगे। इनके जिसके लिए जिसने पैसे दिए, जिसने उनके लिए काम किया पीछे से, जिसने पूरा असर रसूख डाला और ये बैग भरे भरे नोटों के चले गए जो हमें भरे नजर ना आए, वो इलेक्शन जीतेगा। इन इलेक्शन का पाकिस्तान के अवाम से मैं माफी चाहता हूँ, कोई ताल्लुक नहीं है। और कोई जीते कोई हारे, ये एक सर्कस लगा हुआ है और मीडिया इसमें बराबर का हिस्सेदार है। हम ये जो सर्कस लगा के बैठे हैं, कोई बात नहीं करता। सही कहा था काजी सईद ने और राना साहब ने भी कि बुनियादी तौर पर माशी फैसले, गरीब की रोटी का फैसला, वो है असल। जिस दिन वो फैसला करने वाले लोग होंगे बहादुरी से, दलेरी से, उस दिन पाकिस्तान के लोगों की किस्मत तब्दील होगी। लेकिन उसके लिए जैसे गरीब लोगों को आना यहाँ पे जरूरी है। ये सरमायादारी निजाम कुछ नहीं देगा। चलें काजी साहब, आप बताइए, आपके ख्याल में क्या कल डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से होने जा रहा है? मैं आपको एक खबर देने लगा हूं, बहुत बड़ी खबर यह है कि मुझे जीतने वाले का तो पता नहीं है, हारने वाले का पता है। इस इलेक्शन में इस मुल्क के अवाम हार जाएंगे। दूसरी आपने बात की कि मारूफ या गैर मारूफ जो है, वो गैर मारूफ और मारूफ का मसला नहीं है, ये मालदार और गैर मालदार का मसला है, जिस तरह समी इब्राहिम साहब ने फरमाया। तो इसमें बुनियादी तौर पर चूँकि एलीट कैप्चर हो चुका है, आलमी एलीट ने भी कैप्चर कर लिया है और मकामी एलीट ने, दोनों हिस्सेदार हैं। जब तक इनके खिलाफ सियासी तहरीकें सरगर्म नहीं होती, जिस तरह मेरे ताहिर भाई ने बात की और समी इब्राहिम साहब ने भी बात की, जब तक इस कब्जे को, मुस्लिम लीग नून का भी कब्जा ही था मगर असल कब्जा अभी नहीं टूटा जो इन्होंने मिलजुल के करवाया है। हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, हम मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ते रहे, समी साहब भी और हम भी मिल के। मगर सवाल ये है कि आज हमारी मैशत पर कब्जा हो चुका है उन लोगों का जिन्हें हम इकोनॉमिक हिटमैन कहते हैं, उनसे हमें निजात मिलेगी तो फिर जमहूरियत। चलें सर, वक्त की किल्लत है, मुझे वाइंड अप करना होगा। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, समी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया, काजी साहब, शहबाज साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर दोनों साइड से पैसा चलना है, जिस तरह की बात की जा रही है, और नंबर सामने है, एक की तरफ 48 है, एक की तरफ 49 है, तो किसी ना किसी ने तो कहीं ना कहीं पैसा चलाना है या फिर दूसरे को तोड़ना है। अगर यही बात चल रही है तो फिर पीडीएम को बुरा क्यों कहा जाता है और पीडीएम हुकूमत को बुरा क्यों कहती है? कल शिबली फराज का बयान सामने था। अगर यही मामलात करने हैं तो फिर अपोजिशन और हुकूमत में फर्क क्या है? और ये बात ही वजह है कि आवाम का बुनियादी मसला महंगाई है। महंगाई को कम होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होना चाहिए, इंसान को जिंदगी की आसाइशें मिलनी चाहिए। कल इंशाल्लाह जब इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी तो डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का फैसला हो जाएगा। जिंदा रही, अल्लाह ने मौका दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।